नमस्कार दोस्तों, उड़ानेस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कैसे इस बार जो मेंस लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनको मेंस में अधिकतम अंक प्राप्त हो, या फिर जो नहीं भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी एक रणनीति क्या होनी चाहिए फ्यूचरिस्टिक, कि वो आगे चल के एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। जब तक आप मेंस पेपर का विश्लेषण नहीं करते तो आपको वो समझ विकसित नहीं होगी कि किस तरीके से मेंस में लिखा जाना चाहिए कि आपको नंबर ज़्यादा मिले। गणित जैसे विषयों में आप पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जीएस वाले सेक्शन में ऐसा मुश्किल होता है। आप मैक्सिमम लिखते हैं, उसके बावजूद भी नंबर पूरे नहीं मिलते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं, चूँकि मेरा ये वीडियो जो है वो पेपर नंबर 5 के भाग 2 पे डेडिकेटेड है, और इसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में जो 50 अंक के प्रश्न आएंगे उसमें हमारी रणनीति 40 नंबर लाने की कैसी हो सकती है। मैक्सिमम बेहतर से बेहतर लिखे ताकि वो मैक्सिमम अंक हमें दे। और इसके लिए हम बात करेंगे मेंस के उत्तर पुस्तिका की को आधार मानकर हम देखेंगे कि 2022 का जो सीजीपीएससी मेंस का जो उत्तर पुस्तिका है उसमें जो टॉपर है वो कैसे लिखा है और उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो एक उत्तर पुस्तिका के साथ हम विश्लेषण करेंगे, 2022 के उत्तर पुस्तिका के साथ विश्लेषण करेंगे ताकि एक बेहतर रिजल्ट पर हम पहुंच सके। तो इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि हम पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि हमारा भूगोल का सिलेबस कैसा है। सिलेबस क्लियर रहेगा, सिलेबस के आधार पे ही चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिएगा, प्रश्न पत्र 5 के भाग 2 में इंडियन ज्योग्राफी आता है, और भारत के भूगोल से जो प्रश्न आते हैं ध्यान दीजिएगा वो 2 अंक के प्रश्न होंगे, 4 अंक के प्रश्न होंगे, इसके अलावा 8 अंक के प्रश्न और 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के 6 प्रश्न होंगे, ठीक, नंबर हो गए 12। 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, ये भी हो गए 12। 8 अंक के 2 प्रश्न होंगे, ये हो गए 16। और 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और करके उसमें से एक ही का जवाब देना होता है। तो 10 अंक के एक प्रश्न का नंबर हो गया 10। टोटल आपको 50 नंबर के आंसर लिखने पड़ेंगे। 2 अंक के प्रश्न के लिए 4 लाइन दी जाती है और 60 शब्दों में आंसर लिखना होता है। चार लाइन दी जाती है और इसे 30 शब्दों में लिखना पड़ता है। 30 शब्दों में लिखना होगा, 4 लाइन दी जाएगी। 4 अंक के लिए 60 शब्दों में आंसर लिखना होगा। ये अधिकतम है ना, अधिकतम 60 शब्द होंगे, और इसके लिए आपको 8 लाइन दी जाएगी। और वहीं पर 8 अंक की बात करें तो 100 शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्दों में लिखना होगा, और इसके लिए आपको 14 लाइन दी जाएगी। और 10 अंक के प्रश्न के लिए 125 शब्दों में आंसर लिखना होगा, और इसके लिए आपको 17 से 18 लाइन दी जाएगी। मतलब स्पेस आपके पास सफिशिएंट होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इनके आंसर को आप ज़्यादा बढ़ा के ना लिखें। मैक्सिमम ये जो नंबर शब्द होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम 30 शब्दों में लिखना है आपको। 30 शब्दों से बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 30 शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे, और कहाँ पर डायग्राम बनानी है कहाँ पर नहीं बनानी है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं, बात करेंगे जब हम उत्तर पुस्तिका पे जाएंगे तब मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं कहाँ पर नहीं बना सकते, करेंगे विश्लेषण करेंगे। तो 30 शब्दों में कोशिश करें, 30 शब्दों के अंदर ही आप आंसर को कंप्लीट कर ले, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, एक लाइन में छोटा छोटा कर करके 15 शब्द लिख देते हैं। इस तरीके से 4 लाइन में वो कितना लिख दिए, 60 शब्द। इतना स्पेस, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप 60 शब्दों का आंसर लिखते रहें 30 शब्दों में। तो कोशिश करें कि अगर ऐसा करेंगे तो आपने एक्स्ट्रा 30 शब्द लिख दिए, यानी कि 2 नंबर का एक्स्ट्रा लिख दिया जिसको नहीं लिखना था, तो आपको कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर का लॉस हो जाएगा। आप उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने आंसर को। इसलिए अपनी स्पीड के साथ साथ कोशिश ये भी करें कि अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आप कम से कम शब्दों में आंसर को लिख लें। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है, सिलेबस पूरा याद होना जरूरी है। सिलेबस को जल्दी से याद कर लीजिएगा, सिलेबस याद हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें उसके बाद की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रांति वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, ये पूरा। स्टार्ट करते हैं उत्तर पुस्तिका को। यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर में इनको 35 नंबर मिला है, 50 नंबर में 35 नंबर मिला है।
ये बहुत अच्छा नंबर है। 35 से 40 से प्लस करने की कोशिश करते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस उत्तर पुस्तिका के आधार पे हम देखते हैं कि कैसे इसमें अधिकतम अंक लाया जा सकता है। शुरू करते हैं। 2022 का है, सीजीपीएससी 2022 का ये पेपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 22 का है ये। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तराई और भामर क्या है। तराई और भामर, देखिए क्वेश्चन के अप्रोचेस कैसे हो गए हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं आपसे। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 चीजें पूछ रहा है, तो एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा। यानी कि आपने सिर्फ तराई के बारे में बता दिया तो 1 नंबर मिलेंगे, भामर के बारे में बता दिया तो 1 नंबर मिलेंगे। कोशिश, हाँ, पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, ये अंतर नहीं पूछ रहा है। तराई और भामर क्या है, जब अंतर पूछेगा तभी आप बीच में क्या करेंगे, पार्टीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। रही बात डायग्राम बनाने की, तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम पे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए 1.5 नंबर मिला इनको, और 1.5 में आधा नंबर जो मिला वो डायग्राम के बिना पर मिला। डायग्राम से मेंशन किया कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भामर और उसके दक्षिण में तराई है। उन्होंने मेंशन किया, कैसे भी पर्वत बनाया वो चल गया, लेकिन आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया तो आपको नंबर, आधे नंबर डायग्राम के मिलेंगे, 0.5 नंबर डायग्राम के, और 1 नंबर आपको आंसर राइटिंग के मिले हैं। फिलहाल कोशिश ये करिएगा कि ये मान के चलिए कि 1-1 नंबर का प्रश्न है, 1-1 नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, बताना है। तो यहां पर भामर के बारे में क्या बताएंगे, भामर के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय के जो पर्वतपदीय प्रदेश है, पर्वतपदीय प्रदेश में जो कंकड़ पत्थर युक्त संरचना होती है उसे भामर कहते हैं। शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना क्या बोलते हैं, भामर कहते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर आपको बताना है वो तभी बता पाएंगे जब आपको ज्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न के हिसाब से आपको एक डेफिनेशन दे देनी है, इसके ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो स्पेस आपके पास उतना नहीं रहेगा। तो आपने क्या बोला, शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश में कंकड़ पत्थर युक्त संरचना क्या कहलाती है, भामर कहलाती है। इतना ही बताना है आपको, ज्यादा नहीं बताना है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो भामर के दक्षिण में एक बेसिन नुमा संरचना में जो दलदली क्षेत्र बनता है उसे क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। और डायग्राम बना के दिखा देना है। 1.5 नंबर मिला है इनको, बहुत अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, 1.5 नंबर मिल गया इनको। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम बताइए। अरब सागर आपको दिख रहा होगा शायद अच्छे से, अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप समझिएगा क्वेश्चंस को, और उसके आंसर की बात करनी है हमको। अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम, देखिए ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरा फैक्ट के बेस्ड पर। तो ये सोचना कि आप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम, देखिए अब इन्होंने कुछ द्वीपों के नाम लिख दिए, इस तरीके से नहीं, आप एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में बताएंगे कि ये हो गया कच्छ की खाड़ी, यहां पर कौन कौन से आइलैंड है, खंभात की खाड़ी में कौन से आइलैंड है, महाराष्ट्र के बाहर के अपतटीय क्षेत्र में कौन से आइलैंड है, कर्नाटक के बाहर कौन से आइलैंड है, केरल के बाहर कौन से आइलैंड है। तो आप राज्यों के बाहर के जो अपतटीय क्षेत्र में कौन कौन से आइलैंड है वो मेंशन करेंगे। मतलब अगर राज्यों के नाम बता दें और उसके बाहर के अपतटीय क्षेत्र के नाम, जैसे कच्छ की खाड़ी में वैद, नोरा, पिल्टान, करूभार, ये 4 आइलैंड हो गए, तो आपने कच्छ की खाड़ी में आइलैंड के नाम लिख देना है। वैसे ही खंभात की खाड़ी में दीव, पीरम बेट, भोसला, आलिया बेट, खदिया बेट, ये खंभात की खाड़ी के प्रमुख द्वीप है। वैसे मुंबई के निकट हैनर, कैनरे, बूचर और एलिफेंटा। तो इस टाइप का आइलैंड के नाम अगर आप बताएंगे, इन्होंने गुजरात में एक बताया आलिया बेट, आप और बता दीजिए, तो आप जितने आइलैंड को मेंशन कर पाएंगे इस 30 शब्दों में उतना आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। इन्होंने 1 नंबर मिला है, 4 आइलैंड बताने पर इनको 1 नंबर दिया गया। आप कोशिश करें केरल के अलावा कर्नाटक के, कोशिश करें महाराष्ट्र के, इनके भी आप आइलैंड के नाम बता दीजिएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। आइलैंड पूछ रहा है अरब सागर के, आपको उधर नहीं जाना, बंगाल खाड़ी नहीं जाना, अरब सागर की तरफ के आइलैंड बताने हैं। आइलैंड वाला फैक्चुअल क्वेश्चन जो जनरली प्री में पढ़ा जाता है, मेंस में भी पूछ रहा है प्रश्न, तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर भी आपको एक और नंबर मिल सकते थे, कम से कम 1.5 से 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से अगर आप आइलैंड को मेंशन करेंगे तो। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आइलैंड। चलिए, तो ये यहां पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। भारत की लाल मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र और विशेषताओं का उल्लेख करिए। यहां पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न के लिए 2 चीजें पूछ रहा है। यहां पर भी देखिए 1-1 नंबर की बात है। अगर आपने उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र बता दिया तो आपको 1 नंबर देंगे,
अगर आपने उनकी विशेषता बता दी तो 1 नंबर मिलेंगे। अब आपको दोनों बताना है, क्षेत्र भी और विशेषता। देखिए इन्होंने क्या किया, क्षेत्र लिखा और विशेषता लिखी। क्षेत्र को लिख दीजिए, विशेषता बता दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर लाल मिट्टी के बारे में क्षेत्र में क्या बता देंगे, आप क्षेत्र बता दीजिए कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। जब आप विशेषताओं के बारे में बताएं तो विशेषताओं का आधार क्या होना चाहिए, मिट्टी के बारे में बता दीजिएगा कि इस मिट्टी में किस किस की कमी होती है, इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी किसकी अधिकता। इसके अलावा बता दीजिएगा इसमें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा बता दीजिएगा इसमें पीएच का मान, पीएच के मान को भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा कितने प्रतिशत एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है, विस्तार बता देंगे। राज्यों का विस्तार अलग है, राज्यों का क्षेत्र अलग है। विस्तार की बात करें तो कितना प्रतिशत एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी 18.5% के साथ भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। कमी की बात करें तो इसमें किस किस की कमी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। इसमें फास्फेट की कमी होती है, चूना की कमी होती है, मैग्नीशिया की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है, तो अधिकता में बता दीजिएगा, अधिकता में किसकी अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है, पोटाश की अधिकता होती है, पोटेशियम की अधिकता होती है, वो बता दीजिएगा। फसलों में कौन कौन सी फसलें होती है, पीएच का मान कैसा होता है। इन सब पॉइंट्स के साथ अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको थोड़े और अंक मिल सकते हैं, 1.5 से 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। 1.5 से 2 नंबर तक की कोशिश करें कि 1.5 से 2 नंबर कैसे प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र को एक तरफ से बता दीजिएगा, विशेष पूरा बताने का मतलब नहीं है, मतलब कोशिश करें कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सके, बता सके। विशेषताओं में किस मिट्टी में किसकी कमी होती है, इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, इस मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उत्पादित की जाती है, इस मिट्टी का पीएच का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें विशेषताओं में आपको शामिल करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं और महत्वपूर्ण क्षेत्र। यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर के लिए 2 चीजें पूछ रहा है, तो ये एक नंबर का हो गया। 2 नंबर के लिए 2 चीजें पूछ रहा है, एक नंबर का हो गया। यानी कि अगर आप विशेषता लिख दोगे तो 1 नंबर, क्षेत्र लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। सारा खेल इसी का है। अब अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में क्या बताएंगे आप कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बेसिकली ये वनस्पति जो है वहां पाई जाती है, ठीक है। विशेषताओं में देखिए वहां पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, जगह दलदली होती है, जगह दलदली क्षेत्र होता है, तो ये आपकी विशेषताओं में आ जाएगी। इसके अलावा यह वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की पत्ती चौड़ी होती है, तो इसे चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति कहते हैं। दलदली क्षेत्र होने की वजह से बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र होता है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र होता है, वो बता दीजिएगा दलदली क्षेत्र होने की वजह से। और क्या बताएंगे, इसके अलावा बता दीजिएगा कि ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, वर्षा ज़्यादा हो, वहाँ पर ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट के साथ आप विशेषताओं को बता दें। और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहाँ पर, कौन सी वो जगह है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होती है, जैसे अंडमान निकोबार में, जैसे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी वाला क्षेत्र, वहाँ पे भी वर्षा ज़्यादा होती है असम के मैदान को छोड़कर। इसके अलावा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र लिख सकते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र लिख सकते हैं। ये वो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इस तरीके से आप एक नंबर का पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप भले ही आपको पता हो लेकिन आप कम शब्दों में इसे लिखकर आप अपने आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। विशेषताओं में एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत, कौन कौन से वृक्ष होते हैं वो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास सेक्शंस बहुत सारे हैं, किस किस को आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। डायमेंशन बहुत सारे हैं, आप किसी भी पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आप खुद इस बात पे कंफ्यूज रहे कि इतने सारे पॉइंट में क्या लिखूं। आप देख लीजिए किसी भी 2-3 पॉइंट के साथ, 4 पॉइंट के साथ आंसर को लिख ले, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बड़े 4 नंबर में आता है तो आपको अपना डायमेंशन बढ़ाना होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास हमेशा ज़्यादा रहने चाहिए किसी भी चीज़ के मामले में। विशेषताओं में ज़्यादा विशेषता रहेगी तो आपके अगर अगली बार या इस टाइप के क्वेश्चन अगर 4 नंबर में भी आते हैं
तो विशेषता ज़्यादा रहेंगी तो आप ज़्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं और उनका महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए मैग्नीज और बॉक्साइट के उपयोग क्या है। यहां पर देखिए उन्होंने मैग्नीज और ये बॉक्साइट को इस तरीके से लिख दिया कि 1.5 नंबर इनको मिल गए। तो यहां पर भी देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न है, यानी और 2 चीजें पूछ रहा है, तो 1 नंबर का मैग्नीज, 1 नंबर का बॉक्साइट। अगर आपने दोनों अच्छे से लिखा तो 2 नंबर आपका पक्का है, 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैग्नीज, जनरली हम क्या करते हैं, ये अप्लाइड क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरली इसका उपयोग क्या है, हम उपयोग को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम अगर खनिज पढ़ रहे हैं, खनिज में क्या होता है, लॉस पढ़ रहे हैं, इसका उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, भंडारण कहाँ पर है, ठीक है, इनकी खाने कौन कौन सी हैं, लोहे के प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन जनरली हम इनके उपयोग वाले सेक्शन पे कम जाते हैं कि किसी भी धातु का, शीशे जस्ते का उपयोग क्या है, तांबे का उपयोग क्या है, चांदी का उपयोग क्या है, बॉक्साइट का उपयोग क्या है, ये सब हम थोड़ा सा कम जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए अप्लाइड क्वेश्चन हो गया। आप इसको अच्छे से अब आपका खनिज का डायमेंशन क्या हो जाएगा कि आप हर खनिज का उपयोग जरूर आप पढ़ें। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर डील करना चाहते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो खनिज है, हर टाइप के खनिज में आपको उपयोग का क्लियर होना जरूरी है, किसका क्या क्या उपयोग है। कम से कम 3-4 उपयोग आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर मैग्नीज में लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील बनाने में, लोहे के निर्माण में, ठीक है, और अन्य उपकरणों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बॉक्साइट में लिखा है चमड़े को रंगने के लिए, एल्युमिनियम निर्माण में, पेट्रोलियम की सफाई में। ठीक है, आपके पास 3 से 4 पॉइंट रहेंगे, आप आसानी से लिख लें। बहुत अच्छा नंबर मिला यहाँ पे, 1.5 नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। अलसी तेल के बहुआयामी उपयोग, मल्टीपल डायमेंशन में आपको बताना है इसके उपयोग क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, आधा नंबर मिला है, मतलब परफेक्शन नहीं रही थी इसमें। आप देखिए अलसी तेल, अब जनरली तिलहन में भी हम उसके उपयोग को नहीं पढ़ते। तिलहन की फसलें हम पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन उपयोग वाला सेक्शन अब आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आप हर तिलहन की फसलों में आपको उनके उपयोग कि इस तेल का उपयोग कहां पर होता है। यहां पर देखिएगा, आप बता दीजिएगा स्वास्थ्य संबंधित उपयोग, स्वास्थ्य उपयोग, इसके बाद औद्योगिक उपयोग, तो ये आप अलग अलग, और इसके अलावा अन्य उपयोग कहां कहां पर है। इस तरीके से आप लिखना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य उपयोग की बात करें तो अलसी का तेल हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, ये डाइजेशन में अच्छा होता है, ठीक है, डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए। और बोला जाता है कि कैंसर के सेल्स को बढ़ने नहीं देता, इसलिए अलसी तेल का इस्तेमाल करना चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन निर्माण में, कॉस्मेटिक में, ठीक है, इसके अलावा पेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लुब्रिकेंट में जो ऑयल वगैरह जो होती है उसमें भी अलसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इसके कई सारे उपयोग हो जाते हैं। आप इन उपयोग को आप मेंशन करेंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप हार्ट को रिलेट कर सकते हैं, आप कैंसर को रिलेट कर सकते हैं, आप इसके अलावा डाइजेशन को रिलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि पेंट में इस्तेमाल होता है, आप बता सकते हैं कि लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, ठीक है, आप ये सब डायमेंशन को मेंशन करेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, तो ये अलसी तेल के बहुआयामी उपयोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर प्रश्नों का एक, हर सेक्शन में जो पुराने साल में पेपर हो जाते हैं उनका एक विश्लेषण जरूरी होता है, ताकि आने वाले समय में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हम उसे कैसे डील कर पाए, इसलिए विश्लेषण जरूरी होता है। विश्लेषण करना हर सेक्शन में, हर पेपर का विश्लेषण जरूरी है, याद रखिएगा। इसमें आपको एक आइडिया हो जाता है कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसे कैसे डील करना है। अब यहाँ पे फिर देखिए, भारत में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन करिए और उनके वितरण का विश्लेषण करिए। 4 नंबर में स्थानीयकरण बताना है 2 नंबर में, और वितरण बताना है 2 नंबर में। ऐसा मेंशन जरूरी नहीं कि 2-2 नंबर का हो, लेकिन ये मान के चलते 2 चीजें पूछ रहा है, 4 नंबर का है तो 2-2 नंबर का ही होगा। स्थानीयकरण मतलब लोकलाइजेशन, मतलब उद्योगों को कहां स्थापित करना चाहिए वो पूछ रहा है आपसे। और वितरण की बात कर रहा है कि सीमेंट उद्योग कहां पर वितरित है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर स्थापित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करना होता है तो उसमें 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इस टाइप का एक डायग्राम देख सकते हैं, 3 चीजें जरूरी है। एक कच्चा माल, दूसरा कोयला, और उसके साथ साथ मार्केट।
ये 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना जरूरी कि मार्केट भी बहुत दूर ना हो। इसके अलावा कोयला और कच्चा माल वाले क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे किसी भी इंडस्ट्री को लगाया जाता है। कच्चा माल वाले क्षेत्र में अगर आप इंडस्ट्री को लगाते हैं तो कोयला मंगाना पड़ता है, मार्केट में बेचना पड़ता है। कोयला क्षेत्र में लगाओगे तो कच्चा माल मंगाना पड़ेगा और मार्केट में बेचना पड़ेगा। अगर आप इन सबसे अलग कहीं दूर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो कोयला मंगाओ, कच्चा माल मंगाओ, फिर उसे मार्केट में ले जाकर बेचो, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉस्टिंग बढ़ गई मतलब आपकी इंडस्ट्री खराब, आपको इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, आप मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्थानीयकरण में आप देखिएगा कि चूना पत्थर वाला क्षेत्र होना चाहिए, कोयला वाला क्षेत्र होना चाहिए। स्थानीयकरण की बात कर रहे हैं तो कोयला क्षेत्र होना चाहिए, कच्चा माल वाला क्षेत्र निकट होना चाहिए, बाजार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए क्योंकि वर्कर भी लगेंगे हमको, श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि सड़क है कि नहीं, रेलवे का क्षेत्र है कि नहीं, बंदरगाह, जल मार्ग वगैरह है कि नहीं। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, स्थानीयकरण में आ जाएगी। ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोयला क्षेत्र, ठीक, कच्चा माल वाला क्षेत्र, मार्केट की, ठीक है, श्रम की उपलब्धता, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क प्रॉपर वहाँ होना चाहिए, रेलवे का क्षेत्र होना चाहिए, बंदरगाह वाला क्षेत्र होना चाहिए, तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा वितरण की बात करें तो सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे वितरित है तो उसके वितरण को एक अलग सेक्शन में आप बता दें। तो इस तरीके से 2 सेक्शन आपका बनेगा, 2 सेक्शन में आप उसे क्या करें, बता दें कि कहाँ कहाँ पे सीमेंट उद्योग स्थापित है। वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, किस राज्य में, यहाँ पे राज्य मेंशन करें, राज्य के साथ साथ क्षेत्र बता दें। ये पूरा आप पढ़ेंगे तो आप लिख पाएंगे कि राज्य और राज्य के कौन कौन से क्षेत्र में ये सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट उद्योग है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोंकण के मैदान का विस्तार और विशेषता है। विस्तार और विशेषता है, 2 सेक्शन बन रहा है यहाँ पे, विस्तार और विशेषता है। ये 4 नंबर का है और 4 नंबर के आधार पर मैं फिर से कह रहा हूँ 2-2 नंबर का बांट दे रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को ज्यादा क्वेश्चन देखिए, भूगोल वाले सेक्शन में ना कोंकण के मैदान का विस्तार या विशेषता, अब अलग अलग पूछने से अच्छा ये कि मिलाकर 4 नंबर का पूछ दो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 2 नंबर के बनते हैं, तो उसको मिला दोगे 4 नंबर के हो जाएंगे। तो 4 नंबर में हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहां पर, विस्तार कोंकण के मैदान का विस्तार। ठीक है, क्या पश्चिमी तट, इसमें भी ये कौन सा, कोंकण का तट। कोंकण का मैदान किससे लगा हुआ है, कोंकण के तट से। तो कोंकण तट से लगा हुआ मैदान, कोंकण का मैदान, जिसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में गोवा की राजधानी पणजी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक का विस्तार में कौन सा मैदान है, कोंकण का मैदान। विस्तार में ही आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है तो 50 से 60 किलोमीटर। ये सब आप उनके विस्तार में क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। विशेषता की बात करें तो विशेषता में क्या बताना चाहेंगे आप, विशेषता में आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मृदा की बात करें तो यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। लेटराइट मिट्टी बता देंगे और फसल के साथ जोड़ देंगे। इसके अलावा ये पर्यटन के बहुत अच्छे क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ये पर्यटन का एक अच्छा क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुंबई है, मुंबई में बहुत सारे जगह है जो घूमने के लिए, जुहू बीच वगैरह, बहुत सारे बीचेस के नाम अगर आप मेंशन करना चाहें, गोवा है, रत्नागिरी है, ये पर्यटन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसमें मुंबई बता देंगे और क्या बोलते हैं, नावा शेवा। गोवा का मुर्मू गांव भी हम मेंशन कर सकते हैं कोंकण के मैदान में। तो ये आपके 2-3 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक, मिट्टी मेंशन कर दिया, फसल बता दिया, पर्यटन क्षेत्र बता दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, जिसकी वजह से इस मैदान वाले क्षेत्र में कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी, सदाबहार वनस्पति देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र जो है सदाबहार वनस्पति वाला क्षेत्र है। ये सब इनकी विशेषताओं में आएगी। अगर आप विशेषताओं को लिखेंगे तो 2.5 की जगह 3.5 नंबर भी अच्छे से आपको मिल जाएंगे। 3.5 से 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं ना कि 2-2 नंबर के प्रश्न ऐसे इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं, 2-2 नंबर का। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कूनो अभ्यारण्य की स्थिति और विशेषताएं। फिर से यहाँ पे 2 सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको बांट लीजिए 2-2 नंबर के हिसाब से। एक नहीं, मतलब आप समझिएगा 2 चीजें पूछ रहा है कूनो अभ्यारण्य के बारे में, स्थिति पूछ रहा है, विशेषता पूछ रहा है। तो स्थिति में आप क्या बताएंगे, इसका लोकेशन कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, चंबल नदी किनारे स्थित है। इनका एरिया भी आप बता सकते हैं कि इनका एरिया, और इसकी स्थापना कब हुई वो भी आप बता सकते हैं इसमें।
और विशेषताओं की बात करें तो इस कूनो अभयारण्य की विशेषताओं में आपको क्या बताना है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कौन कौन से पक्षी, यहाँ पे कौन कौन से पक्षी को संरक्षित किया गया है, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, तो कौन कौन सी वनस्पति कूनो अभयारण्य में स्थित है, कौन कौन से वन्य जीवों को संरक्षित किया गया है, कौन से पक्षियों को संरक्षित किया गया है, ये सारी चीजें आपके विशेषताओं में आ जाएगी। इनके 7 आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इनके 7 आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटे अनाज के उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है? मोटे अनाज का उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक? 6.5 नंबर मिला है, जहां पर उन्होंने मोटे अनाजों के नाम बताए। देखिए कोदो, कुटकी, ठीक है, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे मोटे अनाजों के आपको बताने थे नाम। मोटे अनाज का नाम बता दीजिए, उसके बाद उनका महत्व बता दीजिएगा। महत्व से पता चलता है कि वो आपके लिए क्यों उपयोगी है। किसी के महत्व से आप जान सकते हैं कि वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो जब उपयोग पूछता है ना, ठीक है, कि क्यों आवश्यक है, क्यों उपयोगी है, तो उसके महत्व को बता दीजिएगा। महत्व में पोषण स्तर को लेकर, भुखमरी, ठीक है, जल, कम जल की आवश्यकता होती है, मृदा, ठीक है, किसी भी मिट्टी में उत्पादित हो जाती है, ठीक है, और इसमें चूंकि पानी की आवश्यकता कम होती है, कम लागत की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखे जाते हैं। आर्थिक विकास, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो है वो इस पॉइंट्स के रूप में इन्होंने लिखा है और उनको 6.5 नंबर मिले हैं। मोटे अनाजों की विशेषताएं अगर आप बता देते, महत्व बता देते हैं, तो महत्व के आधार पर वो आपके लिए उपयोगी है और इसलिए भारत में मोटे अनाज का उत्पादन ज्यादा करना चाहिए, यह आवश्यक हो गया है। क्लियर? तो ये 6.5 नंबर के साथ इनको अच्छा नंबर मिला है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के उद्देश्य और महत्व। यहाँ पे 8 नंबर का देखने को मिल रहा है। 8 नंबर में देखिए 4-4 मैंने बांट लिए। श्वेत क्रांति का उद्देश्य और महत्व, इन्होंने देखो डायग्रामेटिक तरीके से एक फ्लो चार्ट टाइप का, ठीक है, ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का बना के उन्होंने उसके उद्देश्य और महत्व को लिख दिया और इनको 8 में 7 नंबर मिले। मतलब बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कम लिखा है इन्होंने, एरो बना के लिख दिया, सुंदर लग रहा है, देख के समझ में आ रहा है कि हाँ क्या क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, उद्देश्य में उत्पादन, लक्ष्य को पोषण, सहकारिता, विकास, ये सब पे उन्होंने इस तरीके से लिखा है। तो ये एक बेटर वे होता है, एक अच्छा वे होता है आपके आंसर राइटिंग का। बहुत ज्यादा कॉपी को भरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कम शब्दों में जितना अच्छे से आप समझा सकते हैं उतना बहुत डिटेल में लिख के समझाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर उसको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको कम शब्दों में उसे लिखकर आपको तैयार करना है। तो बहुत ज्यादा इन्होंने हौच पौच नहीं किया है, कम शब्दों में लिखा है, अच्छा नंबर मिला है इनको। तो कोशिश करिएगा जो पूछा जा रहा है उसको बाकायदा हाईलाइट करें और उस हिसाब से आंसर लिख दें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा सबसे आखिरी प्रश्न जो 12वें नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए एक प्रश्न तो नॉर्मल है, खनिज तेल के वितरण की बात कर रहा है, और एक प्रश्न जो है खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति। अब क्वेश्चन वर्तमान के आधार पे कि अगर आपको इकोनॉमी सर्वे पता है, आपको बजट क्लियर है, ठीक है, तो आप इस खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति आप बता पाएंगे। अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं, अगर आपको करंट के आंकड़े क्लियर है, तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज इसका आंसर लिखना आप बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, आंसर इसका नहीं लिख पाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन ऑप्शन में, एक क्वेश्चन व्यवहारिक हो गए हैं कि वो थोड़े से व्यवहारिक तौर पे, ठीक है, आपसे पूछें कि आप कितने करंट से जानकारी रखते हैं, करंट का कितना आपको नॉलेज है, उस आधार पे आप इसका आंसर लिख पाएंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल सेक्शन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इन्होंने भी देखो खनिज तेल वाला सेक्शन चुना है क्योंकि ये आप लिख पाएंगे। तो करंट अगर आप पढ़ते हैं तो लिख पाएंगे, नहीं पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। यहाँ पे सबके आंकड़े क्लियर होने चाहिए, किस खनिज, किस फसल के निर्यात की बात हो रही है, किस फसल के आयात की बात हो रही है, ठीक है, वो सब अगर आपको क्लियर होगा तभी ये आंसर आपसे बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएंगे। चलिए खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल में देखिए वितरण की व्याख्या करनी है। तो खनिज तेल में आप बकायदा बता दीजिएगा कि खनिज तेल का क्षेत्र पूछ रहा है, उनके वितरण पूछ रहा है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र असम में, जहाँ पे असम में क्या बोलते हैं, डिगबोई,
ठीक है, हुगरीजन मुरान, सुरमा घाटी क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र जो है, ठीक है, माकूम, ये जो क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। फिर गुजरात का तेल क्षेत्र, जहां पे अंकलेश्वर, कलोल, सानंद, लुनेज, ठीक है, ये तेल क्षेत्र हो जाते हैं। फिर राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये तेल क्षेत्र हो जाते हैं आपके। फिर पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई की बात कर लें आप, फिर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की बात कर लें, और कोशिश करें कि इनके उत्पादन में स्थान, अगर आप बताना चाहें, उत्पादन को भी बताना चाहें तो तटीय क्षेत्र का, और तटीय क्षेत्र में भी कौन सा, पश्चिम तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इस तरीके से आप उत्पादन को भी मेंशन करें तो उत्पादन और भंडारण को भी अगर आप मेंशन करते हैं, क्योंकि ये बड़े आंसर के रूप में है, 10 नंबर का है, आप सिर्फ क्षेत्र लिख के आप छोड़ नहीं सकते, आपको एक कंपलसरी है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आप हर क्षेत्र में, चाहे वो असम का क्षेत्र हो या फिर गुजरात का क्षेत्र हो या राजस्थान का क्षेत्र हो या पश्चिम अपतटीय तेल क्षेत्र हो जैसे बंबई हाई और बसीन तेल क्षेत्र हो, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में जो गोदावरी कृष्णा का जो तटीय क्षेत्र है जिसमें रावा तटीय तेल क्षेत्र की खोज की गई है, वो क्षेत्र आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप मैक्सिमम ले पाएंगे। इन्होंने देखिए, इन्होंने 10 नंबर में 8 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें उन्होंने 1960 का अंकलेश्वर और गुजरात में अंकलेश्वर वाला क्षेत्र मेंशन किया है। असम में पहला, ठीक है, तेल शोधनशाला की बात की है, आलिया बेट, गुजरात, ठीक है, और असम में, ठीक है। इसके अलावा 1975 में अरब सागर में मुंबई हाई, अरब सागर में 1975 का मुंबई हाई इन्होंने मेंशन कर दिया। इन्होंने, ठीक है, उत्पादन को मेंशन किया, और यहाँ पर इन्होंने भंडारण की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये भंडारण है इसका, अन्य में कुछ जगहों को बता दिया, विशेष में बता दिया कि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों को 90% आयात करता है, वो भी मेंशन कर दिया। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा और उनको 8 नंबर मिले हैं 10 नंबर में। तो इनका आंसर राइटिंग के हिसाब से इन्होंने पूरे 50 नंबर में 35 नंबर प्राप्त किए हैं, जो कि अच्छे नंबर है। आपकी थोड़ी और कोशिश हो जाएगी तो आप 40 से 45 नंबर लाने की, 40 से 45 नंबर भी आपके आंसर आ सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा। तो आपको मैंने मॉडल आंसर दिखा, मैंने आपको उत्तर पुस्तिका दिखाई, उस आधार पे आप थोड़ा सा चीजों को समझें कि बहुत ज्यादा लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आंसर को आप कम भी लिखें लेकिन सिस्टमेटिक लिखें और टू द पॉइंट लिखें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्पेस कम होता है, इस हिसाब से टू द पॉइंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आशा करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इस मेंस में अगर आप देने वाले हैं तो उसमें आपको कोशिश फायदा मिले कि आप अधिकतम अंक लाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।